अस्सलाम वालेकुम। आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, बिल आखिर 9 माह बाद तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की थी, ताहम उनके रूबकार जारी नहीं हो सके थे और आज उनकी रिहाई के रूबकार जब जारी हुए उसके बाद हमने देखा कि बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला पहुँच गई हैं। यहाँ आपको मुख्तसर सी तफसीलात जो हैं उससे भी आगाह कर देते हैं। इस केस की 31 जनवरी 2024 में बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में 14 साल की सज़ा हुई थी। नाज़रीन, और इस सज़ा के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल आकर गिरफ्तारी दी थी। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के बजाय बनीगाला को सब जेल करार देकर वहां मुंतकिल किया गया था। लेकिन अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल की, तो FIA ने तोशा खाना 2 केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ बुशरा बीबी ने अपील दायर की और आज बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस से भी रिहाई का परवाना जारी हो चुका है। यही नहीं, बानी PTI की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसकी समाअत जो है वो 29 अक्टूबर को हो रही होगी। ये भी बड़ी खबर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दीगर मामलात भी हैं, उन पर भी हम बात कर रहे होंगे। लेकिन हमारे साथ पैनलिस्ट कौन है, गेस्ट कौन है, उनका तारुफ मैं करा देती हूँ। काशिफ रफीक साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से बराह रास्त वीडियो लिंक पर, सीनियर तजियाकार हैं। साथ ही साथ शहजाद अनवर फारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार, और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जवाद फैज़ी साहब, बहुत मोहतरम हमारे लिए उस्तादों का दर्जा रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर आज उन्होंने स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब आपका। और मैं आगाज़ जो है आज के प्रोग्राम की डिस्कशन का वो करना चाहूँगी नसीम सिद्दीकी साहब आपसे। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऑफ एयर जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो काशिफ साहब ने आपसे कहा कि क्या आपको मुबारकबाद दी जाए। मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या PTI को मुबारकबाद देनी चाहिए? कुछ चीज़ें हम देख रहे होंगे, क्या पेशरफ्त हो रही होंगी बहुत सारे मामलात में। PTI के मामलात की मैं बात कर रही हूँ जो बहुत सारी जगहों पर हमें कहीं ना कहीं स्टक दिखाई देते थे बानी PTI के जेल में होने की वजह से। तो अब जब बीबी बाहर आ गई हैं तो आपको लगता है कि कुछ तब्दीलियां पार्टी में आ रही होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, बहुत शुक्रिया। देखें, मुबारकबाद तो पूरी कौम के लिए होनी चाहिए कि अगर इंसाफ वाला होता है आपके मुल्क के अंदर, कोई अदालतों की भी सुनवाई अगर हो जाती है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। और मतलब अदालत से रिहा हुई है वो, डील का तो लाजमी बात है। जिनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा, वो तो डील की बात करेंगे। और डील करके तो लोग जिस तरह लंदन भागते थे वो तो सारी दुनिया ने देखा है। और इमरान खान जिस तरह डटा हुआ है, अभी भी फैसल चौधरी ने आके बताया कि उनको एक पिंजरे नुमा उसमें रखा जाता है, उनको एक्सरसाइज मशीन उनसे ले ली गई है। तो अगर डील की होती तो ये कम से कम उनको शेफ तो उनकी करवा दी होती। उनकी शेफ तक नहीं करवाई, सुना उनकी शेफ बड़ी हुई है। तो बात ये कि इंसाफ का बोल बाला हो रहा है पाकिस्तान में। खुशाइंदा एक दिन बाद जो है वो मुजीब अपना जो है वो इंसाफ का बोल बाला होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह चीफ जस्टिस काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को चलाया है, जाती अनाथ के ऊपर उन्होंने सारी चीज़ों को लिया हुआ था। तो ये PTI के लिए भी अच्छी खबर है। इमरान खान को तो खबर ही कोई नहीं होती। उनको तो ये भी नहीं पता था कि बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है या जमानत हो गई है या उनकी बहनों को भी जेल में रखा गया है। तो अगर डील हो रही होती तो ये बातों का तो तमाम लोगों को इल्म होता। लेकिन इस तरह मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। अब मजबूर हो गई थी अदालतें कि उनको रिहा करना पड़ा। जेल वाले भी कितनी देर तक जुल्म करेंगे, उन्हें भी रिहा करना पड़ा, क्योंकि सारे तमाम झूठे केसेस हैं, तमाम चीजें सामने आ रही है। और ये सिर्फ इमरान खान की हद तक नहीं है। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए गए, मरियम नवाज के ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए गए, और जहाँ से ये तमाम इल्जामात आते हैं वो तमाम लोगों को पता है। उन लोगों को भी रिहाई मिली, उन लोगों को भी बरियत मिली, और इसी तरह जो है बुशरा बीबी को भी रिहा किया गया है। और वो जब अपने घर पहुंच गई तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ख्वातीन का भी थोड़ा सा एहतराम जरूर होना चाहिए। जो गैर सियासी लोग हों उनको सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। और बाकी सियासतदान तो आपस में लड़ते रहते हैं, डीलिंग वीलिंग करते रहते हैं। आज रियाज फतेहाना साहब के बेटे भी जो है वो अपने घर पहुंच गए हैं। और फस्तायत का जो है वो देख लें कि किस उरूज पे पहुंची हुई है, कि किस तरह अपनी बात मनवाने के लिए, आईनी तरामीम करने के लिए लोगों को अगवा भी किया जाता है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं नसीम साहब, अपनी जगह पर ज़ाहिर है आपका मौक़िफ़ है कि कोई डील नहीं हुई है, ये जो रिहाई है किसी डील का नतीजा नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में तो यही होता है ना कि जब किसी भी एक पार्टी को कोई ना कोई ऐसा फेवर मिल जाता है, फेवर तो नहीं, अगर उसके हक़ में कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो उसे फेवर तस्वुर किया जाता है और कहा यह जाता है कि जी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील हुई है, कोई खुफिया डील हुई है। इसका जवाब जो मैं शहजाद साहब अब आपकी जानिब आ जाती हूँ, क्या असरात रहेंगे PTI के ऊपर? इसके PTI के लिए कितना मुस्बत है बुशरा बीबी का बाहर आना, इस पे तो बात करेंगे। लेकिन पहले ये फरमा दीजिएगा, जो बात खुद से नसीम साहब ने शुरू की है कि कोई डील है,
क्या है, क्यों ये चमगोइयां हो रही हैं सब पाकिस्तान भर में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। मैं बिल्कुल नसीम सिद्दीकी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि डील नहीं हो रही। बिल्कुल डील अच्छा। हो रही है और डील बिल्कुल असल में कल कुछ थोड़े से एक दो मामलात रह गए थे, तो वो फिर जजेस जो हैं वो रोबकार साइन करने से पहले वो कब्रिस्तान चले गए। वो तफसीलात जो थी नीटी ग्रिटी बुशरा बीबी की रोबकार की, वो वहां जाके तय होनी थी। उस जनाजे पे, जिस जनाजे पे 3-4 जज जो थे रोबकार पर साइन किए बगैर चले गए। अब जाहिर है कि वो डील फंसी हुई थी, एक ऐसी बात थी जो कि उससे पहले मनमानी जरूरी थी, तो इसलिए वो जो थी वो एक दिन की डिले की गई, वगरना तो बुशरा बीबी ने कल ही रिहा हो जाना था। बुशरा बीबी की डील की वजह से ही जैन कुरैशी की बीबी को उठाया गया और वो डील नहीं हो रही थी। उसमें कोई एक दो रखने थे, उनको लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उनको उठाया गया। इसी तरह से जो सेनेटर गायब हो गए थे, जो सेनेटर जरका थी, अब वो भी जाहिर है कि उस डील का हिस्सा थी। वो खुद इमरान खान ने उसको लिख के ये अलाउ किया था कि तुम गायब हो जाना और फिर जब अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें वो निकाल लेंगे, वो करना कोई जरूरत नहीं है। बुनियादी बात यह है कि मैं आज फैसल बावड़ा साहब का वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा मैंने कल ही बता दिया था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। तो मैं तो बेसिकली फैसल बावड़ा साहब के हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, मुझे उनके हाथ बड़े नहीं मिल नजूमी रहे। हैं वो। वैसे सिंध के हमारे एक दोस्त एंकर हैं, अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने कोई हफ्ता 10 दिन पहले खाने पे मुझे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर फैसल बावड़ा बनूं, तो अगर मुझे फैसल बावड़ा ना मिले तो मैं अपने उस एंकर दोस्त के हाथ पे बैत कर लूंगा। बात इतनी सी है कि अब हर चीज का पहिया रिवर्स होना है। ये चीजें जो थी वो काजी फाइज ईसा के साथ टिकी हुई थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा, आज आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि इमरान खान को लाके तो उनके बुकला से मिलवाया जाए। उन्होंने वहां पे थोड़ी सी रऊनत का मुजाहरा किया जो हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आप 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप हमें इस तरह का हुक्म नहीं दे सकते। उन्होंने कहा अच्छा हम हुक्म नहीं दे सकते, तो पहले तो उन्होंने ये कहा था कि इनको वीडियो लिंक पे मिलवाएं। अब उन्होंने कहा यहाँ अदालत में पेश करें। देखें, अब वो पेश बेशक न करें, भले वो तौहीन अदालत करें, वो अदालत के हुक्म मानने से इनकार कर दें, लेकिन ये सारी चीजें जैसे आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है, शहजाद साहब ये मुलाकात तो नहीं हुई ना, उन्हें कहा गया कि आप जेल में ये जाके है कि मिलें। तारीख आपको देख रही है और तारीख ये सब कुछ लिख रही है। मेरे नजदीक सिंपल सी बात है जी कि अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो जुड़ी हुई चीजें थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस अपनी जगह से हिलेंगी। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चीजें वहां पे नहीं खड़ी रहेंगी जहां पे इस वक्त खड़ी हैं। आप इसको डील का नाम दे दें, इसको डील का नाम दे दें, इसको जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन एक बात तो तय है, ठीक है कि लोग डील करके बाहर मुल्क से बाहर जाते थे। लेकिन ये बुशरा बीबी कैसी डील लेने गई हैं कि वो अपने घर से बनी गाला से चल के गई हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने डील करनी है तो मुझे आप अडयाला जेल में रखें, क्योंकि यहाँ पे जो बनी गाला इसका जवाब ले लेते हैं ना काशिफ साहब से। काशिफ साहब नहीं आते, बनी गाला में डील के सिग्नल ठीक आते हैं, तो मैं बनी गाला में डील नहीं करूंगी बल्कि मैं अडयाला से ठीक है फारूकी साहब, काशिफ साहब को जवाब देने दीजिए ना इसका। काशिफ साहब कि क्या मुहर्रकात हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे से, हाई के पीछे? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए हमने तो ये बात कही नहीं कि डील हुई है तो जमानत हुई है, ये तो सिद्दीकी साहब ने खुद ही बात कही है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। देखें, जो सियासी जमातें या सियासी लोग होते हैं उनसे डील यकदम नहीं हुआ करती, उनसे डील से पहले CBMs हुआ करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं। उसमें फिर देखा जाता है कि अगर आपने जो कमिटमेंट की थी आप पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ पूरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, फिर ग्रेजुअली चीज़ों को ब्लो अप किया जाता है और फिर जाके कंक्लूजन होती है। नवाज शरीफ साहब की भी पहले CBM शुरू हुई थी और 1 साल बाद जाके डील हुई थी। जो बात आप कह रहे हैं अभी इनिशियल चीज़ें, अभी तो शायद अगर कहीं गुफ्तगू हुई है और गुफ्तगू हुई है तो उसमें CBMs हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि डील तो उस वक्त मैच्योर होगी जिस वक्त बरियत होगी। हजूर जमानत हुई है, बरियत नहीं हुई। अब मैं समझने से कासिर हूं कि आप अदलिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा के वकीलों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिस्टम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जज साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये PTI वाले चाह क्या रहे हैं भाई? आपका एक केस था उसमें जमानत हो गई तो इसका मतलब है कि इंसाफ प्रिवेल कर रहा है ना। अगर किसी ने इंसाफ को जकड़ा हुआ है, किसी के कहने पे इंसाफ होना है और किसी के कहने पे इंसाफ हो रहा था, तो फिर जमानत कैसे हो सकती अच्छा, है? बस और फिर किसी और मुकदमे में क्यों गिरफ्तारी नहीं हो सकती? सो CBM शुरू है, डील में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये कौन ले रहा है,
कौन लोग हैं इसमें, कुछ आप बता पाएंगे या नहीं? अभी अपने तक ही रखेंगे। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है ना, ये डायरेक्टली बानी तहरीक इंसाफ और किसी के साथ हो रहे हैं। किसी के साथ हो रहे हैं? फैजी साहब देखें, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता दुनिया में, और पाकिस्तान में भी हो सकता है, कहाँ नहीं होता। गुड वन। लंदन में नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता, न्यूयॉर्क में नहीं होता, कहाँ नहीं होता। दो तीन चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता डील हुई है या नहीं हुई, ना मैं अभी तक उस मनसब पे पहुंचा हूँ फैसल वाडा वाले या इवन पिंकी पीरनी के, मैं नहीं वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। अब दो पीरों की लड़ाई भी आई है। एक्चुअली इशू ये है कि उनका आना इसलिए भी ठहर गया था क्योंकि इमरान खान की गिरफ्त जो है वो उस तरह से मजबूत नहीं रही थी, और ना बुशरा बीबी की रही थी। घरेलू खातून है, लेकिन अब देखिएगा वो सियासत में क्या करती हैं। अच्छा। क्योंकि उधर बाजी मशीना वाली अलीमा साहबा भी अंदर थी, और फिर उनकी हमशीरगान अंदर थी, और घरेलू मामलात थे, बनी गाला के हवाले से इश्यूज थे, और जमान पार्क के भी इश्यूज हैं। अंदर भी खिचड़ी पकी है? अंदर बहुत खिचड़ी पकी है। अभी देखिएगा मजीद क्या क्या होना है। यहाँ मेरे दोस्त अभी कह रहे थे ठंडी हवाओं में बैठ के कि उनकी जी बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, और उन्हें खबर ही किसी चीज़ की नहीं है। खबर तो उन्हें तब भी नहीं थी जब वो वज़ीर आज़म थे। उन्हें बुशरा बीबी बताया करती थी कि आप वज़ीर आज़म हैं, अब तो मान जाए, अब मुल्क में ये हो रहा है। उन्हें तो खबर कभी रही भी नहीं, और यही बेखबरियाँ उनको ले डूबी हैं, क्योंकि वो इतने मस्त हो चुके हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं था मुल्क के असल इश्यूज़ क्या है, मुल्क में मसाइल क्या है, घी की चीनी की कीमत क्या होती है। वज़ीर आज़म को थोड़ी पता होना चाहिए। लिहाजा यही वजह है जो बटा बैठा है तंजीम का कि काश वो बाखबर रहते, काश वो निगाह रखते, काश वो ऑफिस टाइम को ऑफिस टाइम समझते। रात को उठ के वज़ीर आज़म जब आता है ना, शाम गए और सुबह जाता है घर, तो फिर उसे वाकई नहीं पता होता कि हो की रहा है। लिहाजा अगर वो बाखबर रहना शुरू कर दे, और मुझे तो हैरानी इस बात पे होती है कि यार शेप बढ़ गई तो की हो गया, रियासत मदीना तो बाकायदा दाढ़ी वाली होनी चाहिए ना, और उसमें तो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने जो एक आध इमेज देखा। और अगली बात मैं ये बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, अल्लाह ताला उन्हें जादू के शर से महफूज रखे, क्योंकि जो कोई एहसान करता है ना, उसे कहा गया है कि महफूज भी रहना सीखो। नसीम साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्योंकि ये मामला तो आप ही ने शुरू किया। सवाल मैंने आपसे कुछ और किया था, जवाब आपने कुछ और दिया, लेकिन चलें, ये भी पॉइंट आपने अच्छा रेस किया, क्योंकि ये डिस्कशन तो हो ही रही है और मुझे आपसे पूछना भी था कि आया ही किसी डील का नतीजा है नहीं है। मुझे एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा। मेरे जो पैनलिस्ट हैं साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, हैरानी की बात की है, अभी हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैजी साहब। उन्होंने उनके दाढ़ी रखने पर, ना रखने पर, उनकी दाढ़ी बढ़ने पर, इनफैक्ट इस पर हम बात कर रहे होंगे, लेकिन हैरानी एक और चीज़ पर भी है कि अगर किसी शख्स पर आपको इतमाद ही नहीं है, जिस तरह की चीज़ें भी फैजी साहब ने गिनाई हैं, तो फिर ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ये लेने की ज़रूरत क्या है ऐसे एक शख्स के साथ? ये सवाल जवाद साहब से भी पूछे। वेलकम बैक जी। बात हो रही है हैरानी की, और बात हो रही है उन खबरों की जिनसे बहुत सारे मामला जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं से इसकी तस्दीक होती है तो कहीं से इसकी तरदीद जो है सामने आ जाती है। लेकिन एक और अहम चीज़ जो आज सामने आई बुशरा बीबी की रिहाई के साथ ही खबर ये थी कि बानिया पीटीआई से मुलाकातों का जो सिलसिला जो बंद हुआ था, उसको फिर से बहाल करने का अदालत ने हुक्म दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि इमरान खान को यहाँ पर लाया जाए, तो उसके बाद हमने देखा कि फिर मामला जो है वो गया वहाँ पर, पहुँचा वहाँ पर कि उनके जो वकला हैं उन्हें अडयाला जेल जाकर ही उनसे कहा गया कि आप मिल लें। इस पर भी हम बात कर लेते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं काशिफ साहब आपसे अब इस ब्रेक के बाद आगाज़ कर लूँ कि आपको लगता है कि अब बुशरा बीबी के बाद कहीं ना कहीं बानिया पीटीआई को भी रिलीफ मिलने का इम्कान है? क्योंकि अगर मामलात कहीं ना कहीं डिस्कस किए जा रहे हैं, कोई ना कोई आपस में जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका मकसद तो आखिर में फिर यही होगा ना कि उनको भी बाहर लाया जाए। देखिए, अल्टीमेटली इसका जब सीबीएम शुरू होती है तो इसका जो एंड पॉइंट है वो तो डील ही होती है। हाँ। और ये साबित करेगा वक्त कि वो डील करके निगाला में रहते हैं या मुल्क से बाहर जाते हैं, ये भी बहुत जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी मेजर्स लिए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो उनके बानी तहरीक इंसाफ के अपनी पत्ते थे, वो सारे जो उनसे है वो नहीं चल सके उस तरीके से जिस तरीके से उनका प्लान था। ना एहतजाज चल सका, ना उमर अताब बंदयाल साहब के जाने के बाद इजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस बन सके, ना मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन सके जिनका उनको बड़ी जिनकी तगदो की, ना 22वीं आईनी तरमीम रुकवाई जा सकी। तो मैं समझता हूँ उसके बाद उनको लग गया कि जो उनकी लीडरशिप मौजूद है ग्राउंड पे, शायद वो उस तरीके से नहीं चल रही, या कहीं ना कहीं उनको डिसीव या डिच किया जा रहा है। सो आप देखिएगा कि जो बात फैजी साहब ने की कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद सियासत में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। बुशरा बीबी एक डायरी लेंगी, उसके बाद इनकी तवातुर से मुलाकात
मुलाकातें होंगी और मुलाकातों में वो बानी तहरीक इंसाफ को बताएंगे और उसके बाद फिर फाइनल अथॉरिटी बुशरा बीबी के पास कन्वर्जन आएगी ताकि तहरीक इंसाफ आगे चल सके। जिस वक्त तहरीक इंसाफ उन अहदाफ, उन लाइंस पे चलेगी जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़्यादा मजबूत होंगे तो ही रिलीफ का काम होगा। क्योंकि देखिए अभी जमानत हुई है, बरियत नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड का केस पड़ा हुआ है, जो ये तोशाखाना 2 इसका ट्रायल पड़ा हुआ है। बाकी जो केसेस है उनमें भी जमानतें हो रही हैं, बरियत नहीं हो रही। बरियत में और जमानत में बहरहाल फर्क है कि किसी टाइम भी आपको, अब फर्ज कर लें 190 मिलियन पाउंड का जो ट्रायल है उसको कंक्लूजन हो जाता है कुछ दिनों में और उसमें सजा या जजा का फैसला हो जाता है तो फिर आपका स्टेटस बैक टू स्क्वायर हो जाएगा। सो ये एक इंटरम चीज गई है और इस इंटरम चीज में ये देखा जाएगा कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है। मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनको इस बात का इदराक हो गया है कि जिस लीडरशिप पे वो रिलाय करके बैठे हुए हैं अंदर, शायद वो लीडरशिप उनको वो रिजल्ट नहीं दे पा रही। और मैं तवातुर से आपको कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो सियासी लीडरशिप है इसमें बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, काशिफ साहब की गुफ्तगू जवाद साहब आपने सुनी है, बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि अगर मामलात अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ कोई जाता है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ डील करना होती है, कुछ मामलात तय करने होते हैं तभी। लेकिन आप ये फिर क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने पहले मुल्क के साथ किया वो सबने देखा, और अगर ये हो रहा है जो काशिफ साहब बता रहे हैं तो ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि फिर ये क्यों किया जा रहा है? क्या उन लोगों को ये समझ नहीं है कि इस बंदे ने तो ये किया, अगर जैसे आपने फरमाया कि उन्होंने मुल्क के साथ किया तो फिर उसके साथ क्यों इस तरह के मुज़ाकरात या मामलात जो हैं वो हो रहे हैं? और क्या वाकई आप समझते हैं कि कुछ भी आम नहीं होने जा रहा है पीटीआई को लेकर, बानी पीटीआई को लेकर, बस ये एक रिहाई है और इसको किसी भी चीज़ से जोड़ना, किसी भी और चीज़ से जोड़ना गलत होगा? जवाब साहब, मैं इस मौके पे ये समझता हूँ, जिस तरह काशिफ भाई ये कह रहे थे ना कि ये ज़मानत है और ज़मानत पे कोई भी बाहर आ सकता है। अभी देख लीजिए, मेरे नज़दीक तो कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ रहा, मेरे नज़दीक बहुत बड़ी कोई तब्दीली नहीं आ रही, मेरे नज़दीक कोई बहुत बड़ी ऐसी कुछ चीज़ नहीं आ रही। हाँ, मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे पर्सनली पता है इस चीज़ का कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, इवन मौलाना फजलुर रहमान की फ्लोर पे तकरीर मौजूद है अभी जो उन्होंने की कि सख्तियाँ नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। लेकिन ये कहना पिंजरे में रखा हुआ है, एक वक्त था कि वो लंदन से भी आगे डबल फ्लाइट लेके न्यूयॉर्क गए हुए थे और वहाँ जाकर कह रहे थे कि ये जेल कोई पुप्पी जी का घर होता है, यहाँ पे कुछ सैर करने आते हैं, सजाएँ होती हैं। ये जो इन्होंने बड़ी ट्राइयाँ करके देख ली है ना कि वो हो किसी के बाल रात को चेक हो गए हैं। भाई पूरी दुनिया में जेल में जब कोई आता जाता है ना सारी चेकिंग होती है, मैं तो यहाँ कह भी नहीं सकता जो बैरून मुल्क होती हैं। लिहाजा उसमें सारी चीज़ें, अब जो नतीजे पे लोग पहुंचना चाह रहे हैं ना, हमारा भी मसला ये है कि मीडिया फटाफट कहीं ना कहीं पहुंचना चाह रहा होता है, हालांकि मुल्क को कहीं पहुंचना चाहिए। शख्सियात की अहमियत नहीं है, शख्सियात की मुल्क के आगे, रियासत के आगे कोई वक़्त नहीं है, कोई रेड लाइन नहीं है। इशू ये है कि अभी हमें भी ये टॉपिक्स मिल गए हैं, इस पर शे सुर्खियाँ भी होंगी, ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी, मगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि ज़मानतें अगर होती हैं तो होनी चाहिए, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। हम तो आज तक ये कहते रहे हैं कि भाई पनामा करती में आप अकामा हुई और उसके बाद फिर हुआ क्या, वो भी गलत था और अब भी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ज्यादती हो रही है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अदलिया को, वो अताउल्लाह कासमी साहब ने कहा था ना कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। लिहाजा साहिब औलाद हो जाए। अगर इमरान खान जो कसूरवार नहीं है तो बिल्कुल उसको बाहर होना चाहिए, मगर बात यह है कि वो 190 मिलियन वाला मामला जाएगा किधर। मैं तो टैरियन पे नहीं जाता, मैं तो पुरानी बातों पे नहीं जाता, मैं अगली बातों पे आ जाता हूँ। इखलाकियात का मुजाहरा भी करना होगा, ओए तोए का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब आग लगाने का, जलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक इशू जो मैंने कहा ना, जब तक 9 मई के मामलात पे क्लैरिटी के साथ, और काशिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो डायरी लेंगी, जाएंगी, बताएंगी कि ए और याजे अगर दोस्तों करना कीजिए, क्योंकि वो अब तक उसी में वो मुब्तला हैं कि बस मैं ही आलम इस्लाम का लीडर हूँ, पाकिस्तान का लीडर हूँ, कह दूंगा तो आप। लेकिन ये सारी तनकीद अपनी जगह ना जवाद साहब, लेकिन देखिए मामलात तो कहीं ना कहीं काशिफ साहब इशारा कर रहे हैं कि हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो रिहाई की खबर आज आई है इसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। मैंने भी अर्ज किया ना, डायरी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा हवाले वाकई ये है, अक्लमंद होंगे तो ठीक है, तो फिर ऐसे तनख्वाह थे। जी, सवाल पूछेंगे कि मैं तबसरा कर दूं जो कुछ देखिए पहले प्रोग्राम के आगाज में तो मैंने आपसे वो सवाल ही नहीं किया था जिसका आपने जवाब दे दिया, तो मैंने अभी भी सोचा कि चलो खुद ही आप जवाब दे दें जो देना चाह रहे हैं जवाद साहब और काशिफ साहब की गुफ्तगू के बाद। आप
असल में बहुत दूर बैठा हूँ ना, रास्ते में बादल आ जाते हैं तो कभी कभार आपकी आवाज सही पहुंचती नहीं। देखिए, बात जिस तरह काशिफ ने की है, फैजी ने की है, तो तजुर्बेकार लोग हैं, इन्होंने एक जमाना देखा है। मुझे कोई इख्तलाफ या इनकी बात से वो नहीं है, लेकिन बात ये कि मारूजी हालात नहीं, आपको इख्तलाफ किस बात से नहीं है? जो उन्होंने बानिए पीटीआई के बारे में फरमाया है, जो कुछ उन्होंने मुल्क के साथ किया, जिस तरह जवाद साहब ने कहा और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो सारी चीजें करते रहे हैं, गलत करते रहे हैं, आपको उससे इख्तलाफ नहीं है? ये तो मेरी हैरत का बायस है सिद्दीकी साहब। बात ये है कि फिर वो बहस दर बहस वाली बात आ जाती है। अच्छा। इस मुल्क का 75 साल से कौन क्या हाल कर रहा है, ये फैजी साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या ये पीटीवी में भी काम कर चुके हैं, किस तरह वहां पे बोलने पे पाबंदी लगती है या आप अपना इज़हार राय सही तरह नहीं कर सकते। नहीं, मैं अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं, आप बल्कि पाकिस्तान के अंदर पहला पीटीवी का प्रोग्राम आप मेरे पास ही आए थे और आप बोले थे, लिहाजा ये मुझे ना कहीं, मैं आज भी वहां ऐसे ही बोलता हूँ, बल्कि इससे ज्यादा तेज बोलता हूँ। अच्छा फैजी साहब, जरा अगर गुफ्तगू के दरमियान में ना बोले, क्योंकि वो आवाज क्रॉस होने लगती है। अच्छा ठीक है, कर लें नसीम साहब, आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। जी, और वो ये भी है कि वो इमरान खान का दौर था जिस वक्त हर तरह के बोलने की वहाँ पे आजादी थी। आजकल जिस तरह चल रहे मामला, बहरहाल की बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। जो बात हो रही थी बरियत के ऊपर, डील के ऊपर, इस मुल्क में देखे तमाम मामला चलते हैं। हमने भी देखा है जब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया था, मैं खुद उनको एक दफा अडियाला जेल मिलने गया, एक दफा कोट लखपत मिलने गया था, तो उनके पास कम से कम 100 बंदा बैठा हुआ होता था, ट्रैफिक जैम होती थी। जिस तरह फैसिलिटीज दी जाती हैं वो इस तरह इमरान खान को नहीं दी जा रही। और इमरान खान ने 3 साल में इस मुल्क का क्या बिगाड़ लिया। जिस तरह कोविड आया था और कोविड के दौरान जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की और हमारी इंडस्ट्री खुली रही, मामलात अच्छे बुरे चलते रहते हैं। हमारा मुल्क कोई बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है कि वहाँ पे कोई भी आए और जादू की छड़ी दिखाए और वहाँ से मुल्क बहुत अच्छा चल जाए। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। भले वो 2018 के इलेक्शन थे, 1999 का coup था, मुल्क को चलने नहीं दिया जाता और सारा मलबा जो है वो सियासतदानों के ऊपर गिरा दिया जाता है। अब जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गए 2-2.5 साल हो गए हैं और इकॉनमी कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुंचा दी है। मुल्क का जो हाल है वो सबके सामने है। तो अगर हम ब्रॉडर कैनवस के ऊपर बात करें तो मामलात इनसे संभल नहीं रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है इमरान खान से डील हो रही, हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो इस वक्त, डील करना चाह रही हो, क्योंकि ना मुल्क में सियासी से काम आ रहा है और दुनिया में एक तमाशा बना हुआ है। दुनिया हर चीज देख रही है। आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर कितनी भी पाबंदी लगा लें, लेकिन सोशल मीडिया दिखा देता है कि किस तरह मुल्क के अंदर फस्तायत हो रही है। पिछले दिनों जो कराची में वाकया हुआ था, एक एडवोकेट को सड़क के ऊपर घसीटा था, वो पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी। जहां एक तरफ वो इसराइल के मजालिम देख रहे हैं या मकबूजा कश्मीर के मजालिम देख रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान के मामलात भी नजर आ रहे हैं। लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान के हालात को ठीक करने की बात होती है। तो जिस तरह काशिफ और फैजी साहब या ठीक है नसीम साहब, बात होती है पाकिस्तान के हालात को ठीक करने की, लेकिन अब ये हालात ठीक किस तरह से हो रहे होंगे? ये सीबीएम के जरिए हो रहे होंगे या जो जादू की छड़ी की आपने बात की ना, कि कोई जादू की छड़ी तो नहीं है किसी के पास, तो एकदम पता नहीं क्यों मेरा जहन जो है वो बुशरा बीबी की तरफ चला गया। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कुछ जादू की छड़ी चलेगी अब की बार? हम देखेंगे रिहाई हुई है, डायरी लेके जा रही होंगी, कोई जादू की छड़ी भी होगी उनके पास, फिर से मामलात वैसे ही होने जा रहे हैं सर? अच्छा आसमा, वो फैजी साहब ने पिछले सेगमेंट में फरमाया था कि दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। हाँ। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वगरना दुनिया में क्या नहीं होता। तो गुजारिश ये है फैजी साहब और अपना काशिफ साहब और नसीम साहब के सीबीएम तो 2022 से जारी हैं। अब वो सीबीएम जो थे, वो पहले जो सीबीएम कर रहे थे वो पढ़ रहे थे कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स। तो अभी जाके किसी ने उनको बताया कि ओहो नहीं, ये सीबीएम से कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनता, ये कॉन्फिडेंस बनता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो अब वो नए सिरे से हम एबीसी को सीख के तो इसको हरूफ तर्जीह के हिसाब से हम ठीक करने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट कि अब 2025 का बड़ा अहम साल है, नवंबर में बहुत अहम चीजें होनी है, तो उसके लिए अब जाहिर है कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। मेरे ख्याल में उसकी तैयारी हो रही है और चीजों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। किसी को इस तरह से दीवार से नहीं लगाया जाएगा कि अब चूंकि एक फेज गुजर गया, एक कोशिश जो करनी थी वो कर ली गई, जिसमें किसी हद तक जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो थे उनकी आशीर्वाद भी थी और सारी चीजें चलती रही। अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब ये एक नुक्ता आगाज है, एक नई तरफ हम जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आपने जादू की छड़ी का जिक्र किया था, तो मेरे नजदीक इसका हल जादू की जफी है।
अगर ये सारे फ्रीकैन एक दूसरे को जादू की जफी दे दें तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त लड़ाई की, तनाज़े की और मुहाज़राई की जरूरत नहीं है। इनको सबको मिल बैठकर आगे चलना है। और फैज़ साहब, मैं बसात एहतराम ये अर्ज करूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन हुकूमत में है और कौन हिज़्ब इख्तिलाफ में है। जहां पर सिविल बालादस्ती का सवाल है तो वो जो अपने आप को सिविल के अपना मामे चाचे समझते हैं, उन सबको इकट्ठे बैठने की जरूरत है। हाँ। और उसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। सिर्फ बातें करने से सिविल सुप्रीमेसी का ख्वाब आपका कभी भी पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता। आपको आज मौका मिला है, मुझे कल मौका मिलेगा, काशिफ को परसों मिलेगा। तो इस तरह से नहीं होगा। हमें या तो वो बात करनी है जिस पे हम अमल पैरा होने की ताकत रखते हैं, या हम सिर्फ वक्ती तौर पर मुफाद देखते हैं और उसके बाद हम उसको बतौर अभी तो अपने मफादात ही देखे जा रहे हैं ना, जो सिचुएशन अभी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन एक और चीज़ जिस पर आज हमें बात करनी है वो कुछ कोर्ट्स के मामलात को लेकर, जिसकी जानिब अभी आपने भी इशारा किया कि जो होना था वो हो गया, अब मामलात जो है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट्स में आज भी हमें बहुत सारी चीज़ों पर कुछ इख्तलाफ राय जो है वो दिखाई दिया है। खत लिखा गया है बड़ा इंपॉर्टेंट, किसने लिखा है, किसको लिखा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज इंसाफ की कुर्सी पर काजी फायज ईसा के मनसब का आखिरी रोज़ है, जहां नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, वहीं जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए भी नेक ख्वाहिशात बहुत सारे लोगों की जानिब से जाहिर की गई हैं। लेकिन इस आखिरी रोज़ में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त जो है वो लिखा और इस ख़त ने बहुत सारी हलचल मचा दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को लिखे गए इस ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस फायज ईसा को ये दूसरा खत है। उनका क्या मौक़िफ़ है और ये मुतालिबा क्यों किया गया है, क्या मुतालिबा इस खत में किया गया है, इस पर हम बात कर लेते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं इसका आगाज़ जो है शहजाद अनवर फारूकी साहब आपसे करूँ। क्या समझते हैं कि ये जो इनकार है मंसूर अली शाह का बेंचेस में बैठने से, ये चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद हम देखेंगे कि इकरार में बदल रहा होगा, कुछ होगा, मामला सीधा होगा ये कोर्ट्स में जो चल रहा है? सर अच्छा, देखिए, ये मामला इस तरह है कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जब नफ्जुल अमल किया जा रहा था और जब ये इसकी तस्दीक की थी फुल कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, तो उसने जब तौसीक की थी तो उसका निफाज हुआ था। अब ये जो जज साहिबान हैं जिनमें मंसूर अली शाह साहब सरे फहरिस्त हैं, उनका ख्याल ये है या उनकी कानूनी राय ये है कि अब अगर उसमें कोई तब्दीली आनी है किसी किस्म की तो उसके लिए भी फुल बेंच को ही तौसीक करनी चाहिए। इसलिए जब एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए काजी फायज ईसा साहब को ये इख्तियार दिया गया कि वो इसको बदल लें और अपनी मर्जी से एक तीसरा जज शामिल कर लें, तो उस वक्त उनका और मेरा ख्याल है कुछ और जो जज साहिबान है उनका भी यही ख्याल था कि इस मामले को एक दफा फिर फुल कोर्ट में ले जाया जाए और इस ऑर्डिनेंस को परखा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे अमल भी करना चाहिए या नहीं। लेकिन उस वक्त काजी फायज ईसा साहब को चूंकि 12 जुलाई के बाद से ये एहसास था कि वो फुल कोर्ट में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, तो वो अब फुल कोर्ट किसी सूरत बुलाना नहीं चाहते थे। और आपने गौर किया होगा कि उसके बाद उन्होंने आज तक कभी फुल कोर्ट नहीं बुलाई, बावजूद इसके कि इसके बारे में कई दफा मुतालबा किया गया। अब ये जो आज का खत है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, मैं समझता हूँ कि टेक्निकली ये खत उन्होंने लिखा है जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज इनका आखिरी दिन था और ये खत रिकॉर्ड पे आ गया है और इस पे लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गया है। ये किसी बंदे को तो नहीं लिखा गया, जाहिर है एक ओहदे को लिखा गया है और इस पे बुलाना पड़ेगा फुल कोर्ट। अब चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये कहा जा रहा है कि जी फुल कोर्ट तो खत्म ही हो गया है, क्योंकि उसमें तो कोई सूरत ही नहीं बन रही। आईनी तरमीम की सूरत में अलग कुछ लोग यानी आईनी बेंच की सूरत में कुछ लोग अलग से बैठेंगे, उसका सरबराह अलग होगा, तो शायद प्रैक्टिकली फुल कोर्ट मुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज जो कल परसों से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये सवाल जो है अपने पैनलिस्ट के आगे भी रखता हूं कि ये जो कमीशन है जो कि आईनी बेंच के जजेस का तकर्रुर करेगा, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे उसकी सरबराही करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि आईनी बेंच के सरबराह या जो उसके प्रिजाइडिंग जज होंगे। तो अब वो प्रिजाइडिंग जज कैसे लगेगा? हाँ। वो उसका तरीकाकार चूंकि नहीं है कहीं 26वीं आईनी तरमीम में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो पहले ये था
कि उसको 27वीं तरमीम की तरफ जाना पड़ेगा। शहजाद साहब टाइम हमारे पास कम है ना, काशिफ साहब वही आप वाली नहीं, बात, लेकिन फिर आप जज कैसे लगाएंगे? आईनी फिर बेंच उसके लिए बनाएंगे तरमीम कैसे? करना पड़ेगी ना एक और, वही 27वीं तरमीम जिसका जिक्र बहुत पहले इतनी इस मुश्किल प्रोग्राम से हमने ये एक तरमीम किया है, अब आप चाहते हैं कि फिर लोगों को नहीं, एक दाएं दफा बाएं हमने किया प्रैक्टिस जाए, कर लिया ना उठाया सर जी, जाए। अब तो हम रेडी हैं, अब तो मेरे ख्याल में काशिफ साहब अच्छा, यानी बताएंगे। आपके ख्याल में अब उनको प्रैक्टिस हो गई है? हाँ, प्रैक्टिस हो गई है। काशिफ साहब देखिए, एक चीज़ मैं इस पे आने से पहले बता दूं कि बुशरा बीबी बनी गाला से लाहौर रवाना हो गई हैं और बानी तहरीक साहब से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लाहौर शिफ्ट होंगी और वहाँ पे उनका कोई ट्रीटमेंट है, कोई चेकअप वगैरह वो करवाना है। अच्छा। एक बात तो मैंने कहा अपने देखने वालों को ये ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूँ। दूसरी बात यह कि जो आप बात कर रहे हैं सर, ये जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच तश्कील देना है। जुडिशल कमीशन के जो मेम्बरान हैं वो पहले 8 थे, अभी उनको 13 की कर दिया गया है। उसमें 2 कौमी असम्बली के मेंबर होंगे, 2 सेनेट के होंगे, एक टेक्नोक्रेट जो है वो शामिल होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, वजीर कानून होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे होंगे। और मैं सर उधर ही आ रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 4 सीनियर 3 जजेस होंगे, 5 जजेस होंगे, और ये जुडिशल कमीशन उन जजेस को नामजद करेगी और सीनियर 3 जो जज होंगे वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। लेकिन ये अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला होगा, जिसमें कुल 13 जिसके ज्यादा अक्सरियत होगी वो आईनी बेंच का सरबराह बनेगा। इसलिए कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं होगी, 27वीं आईनी तरमीम होगी जरूर, लेकिन किसी और के लिए वो इस मामले पर नहीं होगी। अच्छा, एक नसीम सिद्दीकी साहब, आज जो ये खत लिखा गया है, क्या बनेगा? शहजाद साहब करते हैं ना इस पे बात, ये अभी मैं चाह रही हूँ नसीम साहब के पास चली जाती हूँ, वक्त हमारे पास कम है। नसीम साहब, ये जो खत लिखा गया है इसमें जस्टिस साहब ने कहा है कि अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग जो हैं वो हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। इसका मकसद अगर कुछ आप समझ पाए। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क की जो अवाम है उनको तो भेड़ बकरियां समझते हैं, हर कोई समझता है, हर सियासतदान समझता है, एस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहते भी हैं सर, ओपनली कहते भी हैं। हाँ, ओपनली भी कहते हैं, अवाम की तो बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तारीख में बिल्कुल लाजमी बात है, कुछ लोगों के लिए कुछ हीरोज होते हैं और वही दूसरे लोगों के लिए विलन होते हैं। लेकिन जिस तरह काजी फाइज ईसा का दौर गुजरा है, मेरे ख्याल से इनका बेकरी वाले से अंदाजा लगा लेना, वो आम का अवाम का आदमी था ना, जो डोनट शॉप वाला था। तो बात यह कि तो अच्छा नाम तो नहीं लिखा जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो अभी आईनी जज की बात हो रही थी, जिस तरह फारूकी ने सवाल पूछा, तो उसमें तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया। उसमें तो आपको पता है कि अमीनुद्दीन साहब को लगाया जाएगा, और मैंने पहले से आपको ये बात बता दी है। बात ये कि अक्सरियती फैसला होगा, 2 सेनेट से होंगे। आपने देखा कि कौमी असेंबली में भी जिस तरह इन्होंने कंपोजिशन बनाई थी कि 6 अपोजिशन से होंगे और 6 होने चाहिए हुकूमती बेंच से, लेकिन उन्होंने इस तरह की कंपोजिशन बनाई कि 8 तो हुकूमती इत्तेहाद के लोग थे। तो बात ये कि जो इन्होंने फैसला करना है उस तरह फैसला कर लेना है खुद से। ठीक है, यानी चीजें आपको लगता है कि प्री डिसाइडेड हैं और सब कुछ जो है वो प्लानिंग के तहत चल रहा है और वो होता रहेगा। वक्त मेरे पास कम है, प्लान्ड है हर चीज। ठीक है, ठीक है। नसीम साहब, आखिरी 1 मिनट मेरे पास रह गया, मैं चाहूंगी मैं जवाद साहब आपकी तरफ आऊं। इस खत में एक और चीज भी लिखी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और वो उन्होंने सियासतदानों के हवाले से डायरेक्टली लिखी है कि जब वो अपने अवामी फराइज की खातिर अपने जाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ता जो है उस पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नाराज़ी, थोड़ी सी खफगी पाई जाती है उनमें। नहीं, नाराज़ी तो डेफिनेटली पाई जाती है। मैं मुख्तसर बात करूंगा, तफसीली बात तो नहीं हो सकती, वैसे भी मेरे पर जलते हैं यहाँ तक की बातें करते हुए। शहजाद फारूकी साहब ने जो बात की, वाक़तन पहले दिन से ख्वाहिश अव्वलीन भी यही है, सारे इस मुल्क का सोचें। आपने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 89,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गई है फर्स्ट टाइम। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें मुल्क की इस्तेहकाम का सोचना चाहिए। और मैं बार बार यही कहूँगा कि मुल्क है तो हमें ये सब कुछ है, ये गुफ्तगू है, वरना बड़े मसाइल हैं। रह गई बात जो अभी ख़बर दी इन्होंने कि बुशरा बीबी लाहौर चली गई हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि ज़मान पार्क के इश्यूज़ हैं, जायदाद के इश्यूज़ हैं, उन्होंने जाना ही जाना था। अभी नई पटारियाँ आप देखिए कल से कैसे खुलती हैं। ठीक है जी, नई पटारियाँ खुलेंगी और यकीनन हम उन पर बात भी कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया शहजाद फारूकी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नाज़रीन, मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने